हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम जो है उसी क्रमानुसार को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो है आज विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो मुख्य प्रश्न जो हमारे सामने बार बार हिंदी साहित्य की प्रयोगिताओं में जो उभर कर सामने आते हैं या हमसे जो है प्रयोगिता के माध्यम से जो है पूछा जाता है, उन प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्य के जो चार काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों कालों से जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन साथियों काफी सहायक होने वाले हैं आपके आगामी हिंदी साहित्य से प्रतियोगिता में। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपकी हिंदी साहित्य से जो कह लीजिए आप प्रतियोगिता हो, ठीक है, या परीक्षा हो, कुछ भी कह लीजिए, उसमें आपको बहुत सहायक होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपसे जो है डिस्कस किए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यह काफी जो कहते हैं जो गत जो परीक्षाएं हुई है उनके बारे में विचार विमर्श कर जो है आगे जो ये प्रश्न है आपको जो है करवाए जाते हैं, ताकि जो है किसी प्रकार से भी आप जो है हिंदी साहित्य से वंचित ना हो। आपकी जो तैयारी है, जो आपका अध्ययन है, वो आपको जो है सफलता की ओर ले जाए। ठीक है साथियों, तो आओ चलते हैं हम। ठीक है, तो इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने सबसे पहले करना क्या होगा, इसके लिए आपने अपना नेम यानी कि नाम, पेपर यानी कि जो भी पेपर है आपका, मास्टर कैडर हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी है, किसी से भी आप संबंध रखते हो। ठीक है, तो पेपर, ठीक है, उसके बाद है सिटी यानी कि शहर, या आप किसी गांव से भी संबंध रखते हो, तब भी आप जो है टाइप कर मेल और फीमेल ये सब आपने टाइप करना है। और क्या करना है कि हमें जो है ये जो नंबर है स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर आपने हमें जो है मैसेज करना है, ताकि आप जो है हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सके और जो है आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें आप जो है सफलता हासिल कर सकें। ठीक है, और साथियों ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आपको जो है सभी प्रकार के जो है तथ्य हैं वो उस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ जो है उस आपको जो है सफलता के लिए जो है नोट्स वगैरह सब कुछ यहां प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला प्रश्न है हमारा साथियों, वो है मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। ठीक है, यानी कि मिश्रबंधु विनोद जो है उसका जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक है, उसमें देखो मिश्रबंधु विनोद में जो तीन भाई थे, ठीक है, तीन भाई थे, ठीक है, तीन भाई या तीन बंधु कह लीजिए, ठीक है, तीन बंधु थे। ठीक है, वो कौन थे वो हमने पहचानने हैं। देखो, श्याम बिहारी मिश्र है, शुकदेव बिहारी मिश्र है और जो है राम बिहारी मिश्र है। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। और सी में हमारे पास है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। और डी में आता है हमारे पास गणेश बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधु जो थे वो तीन भाई थे, मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन कौन से थे वो? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। तो इस हिसाब से हमारा जो बी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है जी, मिश्र बंधु विनोद, जो कि कह सकते हैं हम चार भाग थे। ठीक है, तीन भाग जो है वो क्या है कि 1913 में प्रकाशित हुए। ठीक है, तीन भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुए और एक भाग जो है वो क्या है 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, मिश्रबंधु विनोद जो है वो चार भागों में थे, तीन भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुआ, एक भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ माना जाता है। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अर्थात कहने का भाव यह है साथियों कि आपको जो सूची प्रथम दिखाई दे रही है और आपको एक तरफ दिखाई दे रही है सूची द्वितीय,
और प्रथम सूची प्रथम और सूची द्वितीय जो है उनके साथ आपने क्या करना है, इनका सुमेल करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। देखें तो देखते हैं क्या है कि देखो औनई घटा परिजग छहा, ठीक है, तो इसका जो ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये है जायसी के द्वारा रचित, ठीक है, ये जायसी के द्वारा रचित जो है पंक्ति मानी जाती है। तो सेकंड में है आवत जात पनैया टूटे, तो ये है कुंभन दास की। अति मलिन विष्णु भानु कुमारी सी, ये किसकी है, तो ये है सूरदास जी की, ठीक है। कृति बिनती बुली सॉरी कृति बिनती भूति बलसोई, तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है साथियों तुलसीदास जी की, ठीक है, तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की, यहां पर डी आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा जो आंसर बन रहा है साथियों वो है डी ऑप्शन, ठीक है, वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अब रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी भाषा कौन सी थी, तो ए में है हमारे पास अवधी भाषा थी, बी में है खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा और डी बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है, तो रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो किस प्रकार की मानी जाती है, तो देखते हैं हम। रीतिकालीन जब हमने अध्ययन किया तो हमने ये जाना कि रीतिकाल में जो था अर्शदाताओं की रुचि के अनुसार जो है काव्य लिखा जाने लगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो रीतिकालीन कवियों को जब हमने अध्ययन किया तब हमें पता लगा था कि सारा का सारा जो कह सकते हैं हम रीतिकाल जो है यानी कि मुख्य रीतिकाल जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और अवधी भाषा में क्या लिखा गया था, भक्ति काल। भक्ति काल में जो रामचरितमानस है, ठीक है, भक्ति काल में ब्रज भाषा जो है वो कृष्ण काव्य है, ठीक है। और अवधी भाषा में क्या है, राम काव्य, ठीक है, राम काव्य, ठीक है। कृष्ण काव्य के जो मुख्य कवि हैं वो है सूरदास, ठीक है। और अवधी में जो है राम काव्य में जो है वो है तुलसीदास, ठीक है, ठीक है। खड़ी बोली आपको पता है भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई। वैसे तो खड़ी बोली के तथ्य आदिकाल में ही मिल जाते हैं अमीर खुसरो में, लेकिन कहीं ना कहीं खड़ी बोली जो है वो भारतेंदु काल से कह सकते हैं विकास होना उसका शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन द्विवेदी काल में तो जो है गद्य और पद्य दोनों में ही जो है खड़ी बोली को अपनाया जाने लगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा रचित है ये हमसे पूछा गया है। तो ए में है डॉक्टर नगेंद्र, बी में है नलिन विलोचन शर्मा, सी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी में है नंद दुलारे वाजपेयी। तो डी में है नंद दुलारे वाजपेयी। तो जो साहित्य का इतिहास दर्शन है वो किसके द्वारा रचित है? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, ठीक है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है नगेंद्र। नगेंद्र ने क्या किया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने संपादित किया, ठीक है। संपादित किया था हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था कि गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य और पद्य की में दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये था हमारा हमसे पूछा गया था साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित है। चलते हैं नेक्स्ट।
भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? यानी कि भक्ति काव्य जो है उसको भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ए श्याम सुंदर दास ने माना है, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और डी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ठीक है। और इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, और इनका एक और जो इनकी रचना है वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल कौन है ये? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और जो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसने जो है वीर रस में कविताएं जो है अपनी लिखी थी? तो वो कवि कौन है? ए पद्माकर है, बी में भूषण, सी बिहारी या डी घनानंद। तो जो रीतिकाल के कवि हैं जिन्होंने वीर रस में जो रचना की वो थी साथियों, वो कवि थे, ठीक है, वो थे भूषण जी। ठीक है, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, भूषण कवि। भूषण कवि में ने जो है रीतिकाल में जो है वीर रस में परिपूर्ण कविताएं लिखी थी। ठीक है, तो भूषण कवि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बिहारी ने लिखी, बिहारी सतसई, 713 दोहे। ठीक है, घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और पद्माकर ने लिखी जगत विनोद, ये इनकी रचना मानी गई है। ठीक है, तो रीतिकाल के उस कवि का नाम बताया जिसने वीर रस में कविता लिखी, वो है भूषण। भूषण ने जो है वीर रस में कविताएं लिखी थी। रीतिकाल का समय क्या था? अब रीतिकाल का समय क्या था? देखो, 1050 से 1375 विक्रमी संवत, बी में है 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और सी में है 1375 से 1700 तक। तो रीतिकाल का समय क्या है? ठीक है, ये हमने जानना है कि रीतिकाल का समय क्या माना जाता है। तो रीतिकाल का जो समय है वो है बी ऑप्शन में 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल। ठीक है, वो माना जाता है रीतिकाल, वो माना जाता है रीतिकाल। 1050 से 1375 विक्रमी तक क्या है? ये है आदिकाल। ठीक है, और ये है 1375 से 1700 विक्रमी तक क्या है? ये माना जाता है भक्ति काल, ये माना जाता है भक्ति काल। और 1900 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक क्या माना जाता है? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आपको 4 काल हैं, उनके चारों कालों की समय सीमा मैंने आपको जो है बतला दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जानना। ए प्राकृत व्याकरण, बी महाभारत कथा, सी हरिश्चंद्र पुराण या डी हरिवंश पुराण। तो प्राकृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। ठीक है,
प्राकृत व्याकरण। ब्रज भाषा का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है प्राकृत व्याकरण। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। बिहारी सत्सई किस भाषा का ग्रंथ है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी भाषा, डी भोजपुरी। तो बिहारी सत्सई जो है वो ब्रज भाषा का है और बिहारी सत्सई जो है उसमें जो है 713 दोहे हैं। 713 दोहे माने जाते हैं बिहारी सत्सई में। और रीतिकाल जो है, रीतिकाल की मुख्य भाषा कौन सी है? वो है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा जो है रीतिकाल की मुख्य भाषा मानी जाती है और बिहारी सत्सई भी ब्रज भाषा में है और बिहारी सत्सई में 713 दोहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या है? तो ए चंद्रबरदई, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक या डी नरपति नाला। तो पृथ्वीराज रासों के जो रचयिता है उनका नाम है चंद्रबरदई। ठीक है, उनका नाम है चंद्रबरदई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद्रबरदई। और आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को ठीक है अप्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक माना है। ठीक है, अप्रामाणिक माना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों को। पृथ्वीराज रासों में क्या है? पृथ्वीराज रासों में क्या है कि 68 जो है 68 प्रकार के छंद हैं। ठीक है, और क्या है कि पृथ्वीराज रासों में समय कितने हैं? तो 69 इसमें समय है। ठीक है, तो 69 समय है और 68 जो है छंद है। और इनके पुत्र ने इसे पूरा किया, जलहन ने। पुत्र जलहन ने पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किया, यानी कि पूरा किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता कौन माने जाते हैं? ए सुंदरदास, बी महाराज बिरबल, सी नरोत्तम दास, डी केशव दास। तो विज्ञान गीता के जो रचयिता है वो है केशव दास। तो डी ऑप्शन में हमारे पास केशव दास है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। विज्ञान गीता के रचयिता है केशव दास। केशव दास ने लिखी रसिक प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता तो आपके पास है ही क्वेश्चन में। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला। ठीक है, और वीर देव सिंह चरित। तो बहुत सी ऐसी इन्होंने रचनाएं लिखी केशवदास जी ने। केशवदास जी जो है रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं केशवदास जी। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? तो सुजान हमें मालूम है सुजान किनकी प्रेमिका थी। हमने जब रीतिकाल किया तब हमने देखा था कि जो सुजान से जो है विरह में जो है इनमें से एक कवि है जो कि उनके विरह में जो है सुजान नामक नाम का प्रयोग कर कर वो श्री कृष्ण को भी जो है आराधने लग गए थे। ठीक है, श्री कृष्ण जी के आराधना में पड़ गए थे। ठीक है, तो वो कौन है? ए में है हमारे पास बिहारी, बी में है भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। तो साथियों सुजान शब्द का प्रयोग जिसने किया वो है घनानंद जी। घनानंद जी ने अपने जो काव्यों में जो है सुजान शब्द का अधिक प्रयोग किया। और पहले सुजान इनकी एक प्रेमिका थी, बाद में जो सुजान शब्द है इन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए सुजान शब्द, सुजान पहले एक प्रेमिका और पश्चात बाद में श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया जाने लगा शब्द। श्री कृष्ण जी के लिए श्री कृष्ण के सुजान शब्द प्रयोग किया, के लिए सुजान शब्द प्रयोग किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
ठीक है साथियों, और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनना चाहते हैं तो आप जो है हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने क्या करना है कि आप अगर ईटीटी 5994, मास्टर मिस्टर 6141, पीटीआई 2000, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 के करीब किसी भी प्रकार की आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और आपको जो है कहते हैं कि बिल्कुल धैर्यपूर्वक जो है, शांतिपूर्वक जो है कि और सभी प्रकार के जो तथ्य हैं आपसे विचार विमर्श किए जाएंगे और आपको जो है आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उनमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। ठीक है, तो साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपने क्या करना है कि अपना नेम, अपना पेपर, जिस पेपर की आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, सिटी यानी कि शहर, और या फिर अपना अगर आप किसी गांव से संबंध रखते हो तो अपने गांव का नाम या शहर का नाम, मेल फीमेल, ये सब आपने टाइप करना है। और ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं और जो है हमारे ग्रुप का ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा आप बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ए डॉक्टर ग्रेसन, बी मिश्र बंधुओं ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और डी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो आदिकाल को जो नाम दिया प्रारंभिक काल, वो साथियों दिया मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को जो है जो प्रारंभिक काल नाम क्या कह पुकारा, लेकिन आदिकाल को जो जॉर्ज ग्रेसन जी है इन्होंने कहा चारण काल। ठीक है, आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बीज बप्पन काल, बीज बप्पन काल कहा। ठीक है, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। ठीक है, आदिकाल। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद जो है इनका इतिहास ग्रंथ है, विनोद। ठीक है, यह इनका इतिहास ग्रंथ है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, मिश्र बंधु। अपने प्रोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। यह कथन किसका? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी नगेंद्र या डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये साथियों जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यह कथन माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा क्योंकि उस समय जो था मुस्लिम जो आक्रमण हुए, मुस्लिमों का राज आया। ठीक है, तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनका मानना था कि हिंदू जनता में जो है, जाति में जो है वो हताश हो चुके हैं, वो निराश हो चुके हैं और उनकी निराशता का जो कहीं वो अपना संतुष्टि जाहिर करना चाहते हैं या संतुष्टि को पाना चाहते हैं, तो वो उनको क्या है, भक्ति की ओर ले गई। उनकी संतुष्टि वो भक्ति की ओर चले गए, इसीलिए भक्ति का जो है आरंभ हुआ। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस्लाम ना आया होता, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति का उदय होना था, तो भी भक्ति का उदय होना था। तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने आपको एक पंक्ति है इसमें बताया कि ऐसा उनका मानना था। लेकिन कहने का भाव यह था अगर इस्लाम उनका ना आया होता तो भी भक्ति जो है वो ऐसे ही उदय होनी थी, भक्ति का आना स्वाभाविक ही है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? अब हमने देखना कि जो नहीं है। ठीक है, घनानंद ए, बी में है आलम, सी में है बोधा और डी में है केशव। घनानंद, आलम, बोधा ये तीनों के तीनों जो है रीति मुक्त कवि हैं और हमने देखना नहीं है तो वो केशव दास है। केशव दास जो है वो क्या है, वो जो है वो जो रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, वो रीति मुक्त कवि नहीं है। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है रीति मुक्त कवि माने गए हैं। आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने कहा? मैंने आपको पहले ही कुछ क्षण पहले ये
क्लियर आपको कर दिया था कि बीज वपन काल किसने कहा था। ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भागीरथ मिश्र। तो बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल को बीज वपन काल कहा। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार के संतों की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 20, सी 14 या डी जो है 16। तो आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है और आलवार का अर्थ होता है ज्ञानवान पुरुष। आलवार का अर्थ ज्ञानवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष माना जाता है आलवारों का अर्थ। ठीक है, आलवारों की संख्या आपको पता लग ही गई कि 12 थी। ठीक है, और जो आलवार जो भक्त हैं उनमें एक जो है स्त्री भी थी। ठीक है, स्त्री कवित्री थी या भक्तनी थी। ठीक है, उसे कहते हैं आडाल। आडाल नामक जो थी एक स्त्री भी थी आलवारों में। ठीक है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में ए रस का, बी ध्वनि, सी अलंकार और डी औचित्य। तो शिवराज भूषण में जो मिलता है साथियों वो मिलता है अलंकार का जो है विवेचन हमें देखने को मिलता है। रीति काल को अलकृत काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर सकल रसाल ने, बी विश्वनाथ मिश्र ने, सी मिश्र बंधुओं ने या डी रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो अलकृत जो नाम दिया वो दिया साथियों मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को जो है जो क्या कहा? अलकृत काल। और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को क्या कहा? रीति काल। ठीक है, रीति काल को रीति काल कहा। ठीक है, और रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, मध्वाचार्य का मत कौन सा है? तो मध्वाचार्य का जो है ए विशिष्टाद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी द्वैताद्वैतवाद या डी शुद्धाद्वैतवाद। तो मध्वाचार्य का मत है साथियों द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद जो है इनका मत पाया जाता है, माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना का युग्म सही नहीं है? यानी कि हमने इनमें से जो है एक रचना है जो गलत है वो देखनी है। काव्य निर्णय ये तो भिखारीदास की है, बिल्कुल ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र, ये भी साथियों बिल्कुल ठीक है। रस विलास चिंतामणि की है, ये भी ठीक है। भाव विलास केशवदास की, ये गलत है। भाव विलास जो है भाव विलास, ठीक है, भवानी विलास, ठीक है, अष्टयाम, ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं ये देव की है। देव कवि हुए हैं या देवदत्त भी बोला जाता है इनको, देवदत्त कवि की मानी जाती है। ठीक है, ये तीनों की तीनों रचनाएं। तो ये गलत है, डी ऑप्शन भावविलास केशवदास की है, तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? ए काशी से, बी प्रयाग से, सी पंढरपुर से या डी उज्जैन से। तो संत साधना का जो साहित्यिक प्रारंभ हुआ रूप वो है सी पंढरपुर से। पंढरपुर से जो साहित्यिक रूप है इनका प्रारंभ हुआ। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना की थी? तो ए मतीराम ने की, बी सेनापति ने, सी बिहारी ने या डी वृंद ने। तो निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? वो कौन से हैं? तो वो माने जाते हैं साथियों बी सेनापति। सेनापति जो है, सेनापति जी ने जो है प्राकृतिक का वर्णन बड़े ही मनोहर रूप में किया है और इनका प्राकृतिक वर्णन जो है काफी प्रसिद्ध माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। सूची ए हमारे पास है, सूची द्वितीय हमारे पास है, प्रथम और द्वितीय। देखते हैं हम क्या है इनका आंसर। देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसने लिखा? तो ये भी मैंने आपको साथियों बताया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, तो उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की जो संत परंपरा है वो साथियों लिखा परशुराम चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, और हिंदी दूसरा इतिहास, हिंदी दूसरा इतिहास जो है वो साथियों लिखा जो कि मैंने आपको बताया था कि बच्चन सिंह ने। ठीक है, हिंदी का दूसरा इतिहास लिखा बच्चन सिंह ने।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि, जिसे ज्ञानश्री जो शाखा है इसे संत काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन है? ए सूरदास, बी चंद्रबरदई और डी विद्यापति। तो ज्ञानश्री शाखा के जो माने जाते हैं वो माने थे कबीरदास। ठीक है, कबीरदास, ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है। ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो सूरदास जो है वो कृष्ण काव्य से है। ठीक है, चंद्रबरदई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, विद्यापति ने लिखी पद्मावली मैथिली भाषा में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया साथियों, क्या हो गया हमारा आंसर? सी ऑप्शन, कबीरदास। कबीरदास जी ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। ठीक है साथियों, तो अगर आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है हमें इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी आपने देखा कि कुछ जो पोस्टें आ चुकी हैं, जैसे ईटीटी 5994, ठीक है, मास्टर मिनिस्टर 4161, पीटीआई 2000, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 के करीब जो पोस्टें हैं, उनकी अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग का जो है आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो है आपको ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से ही जो है आपको घर बैठे ही अच्छी और बिल्कुल जो कह सकते हैं हम सटीक रूप में जो है आपको कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अगर आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? पहले तो अपना नाम, फिर अपने पेपर का नाम, फिर सिटी, फिर मेल या फीमेल, ये सब आपने क्या करना है? टाइप कर क्या करना है? हमें इन नंबरों के द्वारा मैसेज करना है और आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर आप हमसे पंजाबी मास्टर मिनिस्टर कैडर, हिंदी मास्टर मिनिस्टर कैडर, ठीक है, के लिए जो आप ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वही जो कह सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और जो है इसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। साथ ही साथ आपको क्या है कि रिकॉर्डेड और प्लस लाइव क्लासें भी आपको जो है दी जाएंगी। ठीक है, और सभी प्रकार के तथ्य जो है आपसे जो है भी आप विचार विमर्श किया जाएगा और आपको जो है संतुष्टिजनक परिणाम भी आपको दिए जाएंगे। फ्री डेमो के लिए आप हमें जो है टेट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप हमें जो है अपना क्या कर सके, नेम, सिटी, कोर्स, वही फिर से है कि आप अपने लिखकर हमारे कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और फ्री डेमो देखने के लिए आप हमारी ऐप पे जो डेमो देखने के लिए प्ले स्टोर से टेट बजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ जो है ये आपके क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो लेक्चर है समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपके बहुत से डाउट जो है क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ आने वाले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ठीक है जी।